नमस्कार। लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए सेकेंड ईयर का सेकेंड चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। उदारवादी, राष्ट्रवाद। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ा था। राष्ट्रीय आंदोलन को हम 3 भागों में वर्गीकृत करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन का वर्गीकरण। पहला है राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी काल। जिसका समय है 1885 से लेकर 1905 तक। दूसरा वर्गीकरण है राष्ट्रीय आंदोलन का उग्रवादी काल। इसका समय है 1906 से लेकर 1919 तक। राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा वर्गीकरण है राष्ट्रीय आंदोलन का गांधीवादी काल। इसका समय है 1920 से लेकर 1947 तक, देश की आज़ादी तक। आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी काल के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी काल ये कांग्रेस की स्थापना से शुरू होता है। राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी नेताओं का मानना था कि भारत में जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था है वो उनके प्रति ये श्रद्धा के भाव रखते थे, उनकी अंग्रेजी न्यायप्रियता में ये विश्वास रखते थे। इसलिए उदारवादी नेता ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति जैसी भावनाएं रखते थे। उदारवादी नेता देश को आज़ादी दिलाने के लिए हिंसा और आंदोलन का रास्ता नहीं अपनाकर ये पत्र, समरण पत्र, प्रतिनिधि मंडल, इस तरह के संवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे। इनकी मान्यता थी कि अंग्रेजों को भारत से बिना हिंसा और आंदोलन के निकाला जा सकता है। देश की आज़ादी के लिए ये अहिंसात्मक साधनों में विश्वास करते थे। उदारवादी राष्ट्रीय नेताओं में मुख्य रूप से दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले,
सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, आदि प्रमुख नेता थे। अब हम उदारवादी नेताओं की विचारधारा और उनके कार्य पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। उदारवादियों की विचारधारा और कार्य पद्धति। पहला बिंदु है ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति। हम इस बात का संदेह नहीं कर सकते कि उदारवादी नेता राष्ट्रभक्त नहीं थे। ये उच्च कोटि के राष्ट्रभक्त थे, लेकिन ये ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति रखते थे। ये ब्रिटिश सरकार के जो प्रतिकार थे, उपकार थे, उनके प्रति इनके हृदय में गहरी कृतज्ञता के भाव भरे हुए थे। एनी बेसेंट ऐसे उदारवादी नेताओं के बारे में क्या कहती है? इस काल के नेता अपने को ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा होने में गौरव का अनुभव करते थे। यानी उदारवादी काल के जो नेता थे, ये ब्रिटिश शासन व्यवस्था में श्रद्धा और राजभक्ति रखते थे। अगला बिंदु है अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास। न्यायप्रियता में विश्वास। उदारवादी नेताओं का ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में अटूट विश्वास था। इनकी मान्यता थी कि अगर हम भारत की राजनीतिक समस्याओं को ब्रिटिश सरकार के समक्ष सही ढंग से प्रस्तुत करते हैं तो ब्रिटिश सरकार हमारी समस्याओं का समाधान करते हुए हमें जल्दी ही भारत की स्वतंत्रता प्रदान कर देगी। इनके अलावा तीसरा बिंदु है ब्रिटेन के साथ संबंध भारत के हित में। उदारवादी नेताओं की ऐसी मान्यता थी कि ब्रिटेन का भारत के साथ जो संबंध है ये भारतीय उन्नति के लिए लाभदायक है। ऐसी मान्यता इन उदारवादी नेताओं की थी। उदारवादी नेताओं की मान्यता थी
कि भारत के अंदर अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी शिक्षा, यातायात के साधन, संचार के साधन आदि का जो विकास हुआ, इससे भारत की संस्कृति बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ने का कार्य करेगी। इनकी मान्यता थी कि भारत ब्रिटिश सरकार के साथ मधुर संबंध स्थापित करके ही अपनी देश की उन्नति कर सकता है। इनके अलावा अगला चौथा बिंदु है कर्मिक सुधारों में विश्वास। सुधारों में विश्वास उदारवादी नेता अचानक और एकदम पूर्ण साम्राज्य की स्थापना करने के पक्ष में नहीं थे। उनकी मान्यता थी कि भारत में जो राजनीतिक स्वतंत्रता मिले वो कर्मिक रूप में मिलनी चाहिए। उनकी मान्यता थी कि जैसे जैसे भारत में अंग्रेजों के अधीन रहते हुए लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास होता जा रहा है, उस रूप में भारत को स्वतंत्रता मिलती रहे। तो ये उदारवादी नेता भारत के अंदर कर्मिक सुधारों के पक्षधर थे और ये कर्मिक सुधार ब्रिटिश सरकार के अधीन रहते हुए भारत में हो सकते हैं। अगला बिंदु है राजनीतिक स्वायत्तता की प्राप्ति। उदारवादी नेताओं ने कभी भी अपने राष्ट्रीय मंच से अंग्रेजों के समक्ष पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं रखी। इनकी मान्यता थी कि भारत को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन वो स्वतंत्रता कैसी होनी चाहिए? अंग्रेजों के अधीन रहते हुए भारत को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ताकि भारत की राजनीतिक संस्थाओं का विकास सही ढंग से हो सके। अगला बिंदु है संवैधानिक साधनों में विश्वास। संवैधानिक साधनों में विश्वास। उदारवादियों ने कभी भी भारत की स्वतंत्रता के लिए हिंसा और आंदोलन का रास्ता नहीं अपनाया। ये संवैधानिक साधनों के माध्यम से भारत को स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे। वो संवैधानिक साधन थे पत्र भेजना, समर्थी पत्र, जिसे इंग्लिश में बोलते रिमाइंडर, प्रतिनिधि मंडल भेजना, इस तरह के संवैधानिक साधनों में उदारवादी नेताओं का विश्वास था और इन साधनों और कार्यक्रमों के आधार पर उदारवादी नेता भारत को स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे। लेकिन ये सारे साधन और इनकी विचारधारा से उग्रवादी विचारधारा के नेता इन सब चीजों को पसंद नहीं करते थे। इसलिए समय समय पर उग्रवादी नेता उदारवादियों की आलोचना करते थे। बहुत सी बार तो इनको राजनीतिक भिक्षावर्ती की संज्ञा देकर इनकी आलोचना की गई। अब अपन अगले वीडियो में उग्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद।